के साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज है हफ्ते का पहला दिन, पीर है और पीर के हवाले से एक तरोताज़गी इंसान की जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें नज़र आती है, पर्सनालिटी में नज़र आती है, आवाज़ में नज़र आती है, ख्यालात में नज़र आती है और जो आपके एक्शंस हैं उनमें नज़र आती है। उसकी रीज़न क्या है? चूँकि आप एक दिन या 2 दिन छुट्टी का गुजार चुके होते हैं और अपनी नींदें पूरी कर चुके हैं तो आप किसी हद तक फ्रेश लग रहे होते हैं। लेकिन आज ट्रैफिक काफ़ी जैम था। उसकी रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसकी क्या रीज़न थी। शायद हफ्ते का पहला दिन था, इसी वजह से ट्रैफिक जैम था, या शायद मैं 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए होंगे तो उसकी वजह से ट्रैफिक मुझे जैम मिला। लेकिन बज़ाहिर जो रोडों की और सड़कों की हालत होती है वो अबतर इसलिए है कि जगह जगह खड्डे खुदे हुए बुरा हाल होता है और आपकी गाड़ी ना चाहते हुए भी अगर आपको अपनी गाड़ी की हिफाजत करनी है तो आपको उसको स्लो डाउन करके चलना, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी का फन एलमा कर लीजिए, यानी कि उसके लिए फातिहा पढ़ लीजिए। तो जनाब, वैसे भी गाड़ी को एहतियात से चलाना चाहिए, खड्डों के ऊपर से या हर्डल्स के ऊपर से आराम से गुजारना चाहिए और ये देखते हुए कि साइड में जो बसें आ रही हैं या मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं, क्योंकि लगता है ऐसा है और होता यह है कि जैसे आपको गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए कि सिर्फ आपकी आंखें हैं, बाकी शायद सारे अंधे हैं। जब आप ये देखभाल करके गाड़ी चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी जान का, दूसरों की जान का ख्याल रख सकेंगे और अपनी गाड़ी का भी ख्याल रख सकेंगे। तो बहरहाल ये तो सूरत हाल होती है जो सड़कों की रोज़ाना के हिसाब से होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ट्रैफिक जैम कभी नहीं। स्कूल्स का जो टाइम होता है वो ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम होता है, लेकिन जब आप स्कूल के टाइम से थोड़ा निकल जाते हैं तो वो ऑफिस का टाइम, बिजनेसमैन लोगों का टाइम और जो बिजनेस का जो लोग आ रहे होते हैं 10 के बाद से उनका टाइम शुरू हो जाते हैं, तो वो ओवरऑल जो है आपका सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक ट्रैफिक का एक थोड़ा सा इज़्दिहाम होता है और फिर उसके बाद वो थम जाता है। बहरहाल तो जनाब, आप लोगों ने छुट्टी में क्या किया, आपका हफ्ता कैसे गुजरा, आपकी इतवार कैसे गुजरी, किन लोगों के साथ मिला, रिश्तेदारों के साथ मिले, दोस्तों के साथ मिले, किस तरह से रहे। और दोस्ती जो है ना वो बड़ी अनमोल चीज़ होती है, दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दोस्तियां अगर खुद ही छूट जाएं या दोस्त आपसे दूर चले जाएं तो कोशिश कीजिए जोड़े, लेकिन अगर कोई दोस्त आपसे दूर चले ही गए तो इसका मतलब है वो आपके दोस्त थे ही नहीं। दोस्त जो होता है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। दोस्तों का काम कि दोस्तों का ख्याल रखिए, उनके बुरे वक्त में उनका साथ ज़रूर दीजिए। और जब बात रिश्तेदारों की करते हैं और स्पेशली बात करते हैं आसपास के रिश्तेदारों के हवाले से, कभी कभार आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके राज जानने की कोशिश करते हैं या आपके घरों के अंदर हो क्या रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी आपको कोई दुख तकलीफ हो और आप उनसे शेयर करना चाहें तो आपकी मदद को आते नहीं हैं, वो ज़रूर देखते ज़रूर हैं, आपको मशवरे भी देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान तकलीफ में हो या कोई इतनी तकलीफ में हो या कोई उसको ऐसी परेशानी हो, बात फाइनेंसिस की नहीं होती, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, लेकिन किसी का दिलासा, किसी का प्यार, किसी का कंधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जो आपको मिल जाए तो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को आगे कर रहे होते हैं, यानी मज़े ले रहे होते हैं और फलाने फिर आपको आके बताते हैं कि फलाना आपके बारे में ये कह रहा था और ढिमका आपके बारे में ये कह रहा था। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते ही नहीं, ऐसे दोस्त तो दोस्त होते ही नहीं। जो आपकी बात किसी और के मुंह से सुन रहे हैं और उसको शटअप कॉल नहीं दे रहा है, तो आप जरा मोहतात रहिए इन लोगों के साथ और कभी भी रिश्ते नाते जोड़ते वक्त इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि किसी को कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ना दे। सब पे आप ट्रस्ट करते हैं लेकिन हर बंदा ट्रस्ट के काबिल नहीं होता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार ज़रूर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे फासले कम कीजिए, लेकिन अपनी आंखें ज़रूर खुली रखिए कि आपके इर्द गिर्द में, आपके अतराफ में हो क्या रहा है। अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी और अपने ख्यालात की और अपने घर की सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। किसी को भी अपना जान के ना बताइए, छोड़ दीजिए, ख्याल रखिए अपना, अपने घर और अपनी चीज़ों को, अपने मसलों को खुद से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और ये ज़रूर होता है कि इंसान कभी कभी ये सोचता है कि जी हमारा कोई गमगुसार है, हमारा दोस्त है, हम अब से उसको कह देंगे तो हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो लेकिन ये भी देखभाल की कीजिए और याद रखिए कि आपके गम बताने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अपने आंसुओं से मोहब्बत कीजिए, दोस्ती कीजिए, दिन में अपने जो खुशियाँ उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए और जब अपने अल्लाह के पास जाएं, उससे बातचीत करें तो अपने आंसुओं से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह को ये आंसू बहुत पसंद है, उससे कीजिए गिले, उससे कीजिए शिकवे, अल्लाह ताला आपकी राहें आसान कर देंगे। तो जनाब, ये थोड़ा सा भाषण होता है, भाषण नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं इसके ऊपर अमल करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले और मुझे सुनने वाले इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों, अपने आप पे भरोसा करने के हवाले से जो मैं बात करती हूँ। तो जनाब, ये तो सिलसिला था, कुछ बात करें मुल्की माशी और माशरती हवाले से। मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो क्या रही, अगर हम 1 जनवरी के बाद से अगर अब तक की बात करें तो महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर मैं महंगाई की शरह की बात करूँ तो ये तकरीबन
8.1% बढ़ी है, यानी मजमूई तौर पर 42.86% महंगाई बढ़ चुकी है। मैं सिर्फ उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि आप ये सोचें कि नया साल शुरू हुआ है और महंगाई की कदर में भी इजाफा हो गया, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। अब टमाटर की बात करें 100 रुपये से सिर्फ इस 7 दिनों में 124 रुपये हो गए, अंडों की बात करें 342 रुपये हो गए, मुर्गी की बात करें 600 से भी ऊपर ये किलो गोश्त चला गया, और अगर जिंदा मुर्गी की बात करें तो ये 450 के करीब हो गई। यानी कि मतलब आप जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखें ना वो चीज़ अपने इंतहा को पहुंची है। मैं मेजर मोटी मोटी अशिया की बात बता रही हूँ, जो खाने वाली चीज़ होती है। सर्दियों में मुर्गी या अंडे का आपकी ज़रूरत बन जाते हैं, आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बनना ज़रूरी भी होता है, और उसी के ऊपर उफ्ताद आई है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात भी करेंगे। जो पाकिस्तान माशी तौर पर किस तरफ जा रहा है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डॉलर के लिहाज से तो डॉलर की जो रेट है उसमें कमी आई है, डॉलर की कीमत में कमी आई है और रुपए की कदर बढ़ी है। और ये मुस्तकिल डॉलर की जो चाहे 10 पैसे कम हो रहा है या चाहे 25 पैसे कम हो रहा है, लेकिन मुस्तकिल कमी आ रही है और रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। और बात करें सोने की तो सोने की कीमत में भी 1200 रुपए की कमी आई है, 2,17,000 के करीब ये पहुंच चुका है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है, चीज़ों में कमी आ रही है और माशी तौर पर मुल्क में जो लोग हैं चाहे वो, लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये होता है कि जो खाने पीने की अशिया है, जो अशिया खुरोनोश है, ताकि एक आम आदमी भी उससे मुस्तफीद हो सके। मुस्तफीद क्या हो सके, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, मुतवसत तबके को भी चाहिए, शाही आला को भी चाहिए। खाना सबके लिए चाहिए। किन के लिए मसाइल होते हैं, तो अल्लाह के वास्ते कौम के लिए इस चीज़ के ऊपर सोचना और नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और अब कुछ बात करूं मैं पोलियो के हवाले से, तो 8 से 14 जनवरी तक पोलियो का इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है और की जा रही है। और इस हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं और इस मुहिम का हिस्सा लोग बन रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर कल बच्चे को चलाना है तो आज से ध्यान करना है, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान कीजिए, उसको पोलियो के ख़तरे ज़रूर पिलाइए। 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाए जाना ज़रूरी है ताकि मुल्क पोलियो से पाक और महफूज हो सके। इस हवाले से टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या है। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चलाई जाएगी। 14 जनवरी तक जारी मुहिम के दौरान वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि माहौल में मौजूदा पोलियो वायरस बच्चों के लिए खतरा है। कोशिश करें कि कोई भी 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जनाब, पैकेज आपने देखा। एक बार फिर से अपने नाजरीन को, अपनी कौम के बच्चों के लिए मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को अगर चलता हुआ मजबूत देखना है तो उनको आज ही से पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है। 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। पोलियो की मुहिम का आगाज़ बहुत सालों से हुआ हुआ है और पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री करार देना है। अभी सिर्फ एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान में इक्का दुक्का चंद केसेस रह गए पोलियो के, जिसको हमें पोलियो से पाक करना है, अपने बच्चों को पाक करना है इस माजूरी से, ताकि हमारे बच्चे चल सकें और हमारे बच्चे अपनी कौम के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके। इसमें सबका साथ दीजिए। जो टीम है पोलियो की आपके यहाँ आती है उनके ऊपर फोकस कीजिए और अपने बच्चों को छुपाए नहीं बल्कि उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलवाइए। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कुछ माशी लिहाज से, माशी तौर पर मुल्क कहाँ पहुँच गया है। और ये जो हमारा 2024 का पहला हफ्ता गुजरा है, इसमें इस हद तक महंगाई में क्यों, जो महंगाई की शरह इसमें क्यों इजाफा हुआ है, क्यों कमी देखने में नहीं आ रही, या ये पीछे से तसलसल का हिस्सा है या कोई और बात है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं और बड़ी कमांड रखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ फारूक डाडी साहब मौजूद हैं, बहुत ही कमाल की बात करते हैं और बहुत ही अच्छा तज्ज़िया देते हैं। तो मेरे दोनों मेहमान ग्रामी को मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। इन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो फारूक डाडी साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, माशी बहरान इतना शदीद संगीन होता जा रहा है। जो मेन 7 अशिया हैं जो कि अशिया खुरोनोश होती हैं, जो आपके हर वक्त के इस्तेमाल की होती है, दालें हो गई, दालों के ऊपर इतने पैसे बढ़ गए हैं। एक आम आदमी, अब तो मैं ये कहती हूँ कोई आम आदमी कोई गरीब और अमीर रहा नहीं है बेसिकली, क्योंकि माश की जो महंगाई है वो हर एक के ऊपर उसी तरह से असरअंदाज हो रही है। तो हम बताएं क्या रीज़न क्या है। अभी तो हमारा साल शुरू हुआ है। देखें, आपने देखा कि अयूब खान के दौर में आखिरी डैम जो बना था वो तरबेला डैम था, ठीक है। उसके बाद कोई डैम पाकिस्तान में ना बना ना बनने दिया गया जी।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने 6 डैम अनाउंस किए थे, तो फिर वो चले गए। 2008 में जरदारी साहब को हुकूमत दी और जरदारी साहब से नवाज शरीफ 2018 तक, 2008 से 18 तक 1 इंच उन डैमों पे काम नहीं हुआ। और अगर हमारे काश्तकार को पानी चाहिए, पानी नहीं है। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उनको जब इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई तो उन्होंने फौरी तौर पे तकरीबन 9 अरब डॉलर इस पे मख्तस किए गए और 4 मजीद डैम यानी 10 मेगा डैम पे रात दिन काम शुरू हो गया। उसके और 2023 से 2029 तक इन तमाम डैम्स को अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी, काम शुरू कर देना था। आपको बिजली 1 रुपये 25 पैसे से 2 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती, आपके काश्तकार को पानी मिलता और आपके यहाँ जो सैलाब का पानी से जो तबाहियाँ होती उससे आप बच जाते। लेकिन बदकिस्मत ये हुई कि जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई गई, ये 16 माह की जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने वो तमाम डैमों पे काम भी बंद कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ 18 अरब डॉलर खान साहब की हुकूमत जो खजाने में छोड़ के गए थे, आज तक उसका ये हिसाब ना स्टेट बैंक ने दिया है कि वो पैसा कहाँ खर्च किया, बल्कि 3 अरब डॉलर लेने के लिए 16 माह की हुकूमत ने हमारे सी पोर्ट, हमारे एयरपोर्ट, ये तमाम चीजें गिरवी रख दी। और हमारी इकोनॉमी का हाल ये है, एमओयू तो बेताशा साइन किए, एक झेला भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कौन करेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट? जब खान साहब की गवर्नमेंट में 150 रुपये पेट्रोल, 150 रुपये लीटर दूध तकरीबन, और आपका डॉलर भी तकरीबन 140। लेकिन सर मैं आपकी थोड़ी सी कतई कलामी की माजरत चाहूंगी कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी महंगाई बहुत ऊपर आई थी और लोगों ने उस पर चीखा था। देखिए ये चीखे थे और ये उसके बाद से बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, हर गवर्नमेंट, इवन अयूब खान की गवर्नमेंट में भी ये प्रॉब्लम थी, जबकि सबसे ज्यादा तरक्की हमने अयूब खान के 10 साल दौर में की। एक हद तक तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये, अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। 2008 से, अच्छा मैं बात ये करना चाह रही थी, सॉरी कतई कलामी की माफी है, लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो इसलिए हुई कि परेशानी तो उन्हें उस दौर में भी हो रही थी कि जी पैसे और कीमतें बढ़ गई हैं माशी तौर पे, लेकिन जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आई उनको हटाया गया, उन्होंने तो उसके प्राइसेस जब 4 गुना आगे बढ़ा दी, तब उन्हें पता लगा कि नहीं जी वो ठीक थे, वो बेहतर थे और ये गलत। आपकी एक्सपोर्ट गिर गई, आपकी रेमिटेंसेस गिर गई, आपके जो लोकल टैक्सेशन निजाम है वो कम हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें मैटर करती हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 2008 से 18 तक सिर्फ मुल्क का कर्जा 34 अरब डॉलर था। इन 2 गवर्नमेंटों ने 2008 से 18 तक इस कर्जे को 94 बिलियन डॉलर तक ले गए, 94 अरब डॉलर तक। इन्होंने किया क्या? IMF से कर्जा लेते रहे, हुकूमतें चलाते रहे, करप्शन करते रहे और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। बेनजीर भुट्टो का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ठीक है सर, मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, लेकिन बात सारी ये नहीं है कि ये तो वो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो एक माशी हवाले से जो तज्जियाकार होते हैं वो देते हैं, लेकिन आम आदमी को इसकी खबर नहीं है और आम आदमी ये चाहता भी नहीं है। हम सोच रहे थे कि 2024 में रिलीफ मिलेगा, लेकिन कैसे, कि हम किसी नए मुल्क में आ गए या हम किसी नए हुकूमत में आ गए, वही लोग हैं, वही है, वही कौम है और वही सारी सब चीजें हैं। तो फिर साल के बदलने या साल के पिछले जाने से फर्क क्या पड़ता है? जो पिछला गुजरा हुआ साल था उसमें भी कीमतें इसी तवातुर के साथ बढ़ रही थी, चाहे टमाटर की कीमत हो, चाहे और बहुत सारी चीजों की कीमत हो। मैं आपको यही बताती हूँ हमेशा की तरह से और अभी भी यही बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर एक इस्तेकामत और बहुत तेजी के साथ बढ़ी हो। 2024 का वेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कीमतें पुरानी ही बढ़ रही हैं, 2024 भी उसी का हिस्सा है, सिर्फ हमारा कैलेंडर बदला है, लेकिन जो कीमतों का बढ़ने का तसलसल है वो बिल्कुल वैसे ही है। नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं। नदीम साहब, चाहे हम कितने ही लोगों को या गवर्नमेंट को हम कितने ही ब्लेम करें, हमारा हक है, कौम का हक है कि वो उनसे कहे और उनसे पूछे कि उनको रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इस निगरान सेटअप में चाहे कोई भी हुकूमत हो, हम किसी के इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि कोई करप्शन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, रिलीफ कैसे मिलना चाहिए आवाम को? देखिए, सबसे पहले तो आवाम को पता होना चाहिए कि जो ख़बरें वो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आवाम अपना एक जहन बना लेती है और हमारा जहन बनाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। किसी को हम हीरो बना देते हैं, किसी को ज़ीरो बना देते हैं और फिर हम बात सुनने को तैयार नहीं होते, यकीन करने को तैयार नहीं होते। मैं एक मिसाल दूंगा, PTI की हुकूमत में 5 रुपए की रोटी थी, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई
तो 15 रुपए की थी, नई हुकूमत आई 15 रुपए से 25 रुपए तक हो गई। इसी तरह हम अगर डॉलर की बात करें तो जब हुकूमत ली पीटीआई ने तो 110 रुपए का था, 180 रुपए पे छोड़ा, फिर 180 से नई हुकूमत आई, वो 307 रुपए तक लेके गई। यानी हर हुकूमत जो है ना कोई बहाने करते रहते हैं और हम जो है वो बेवकूफ़ बनती है आवाम के। जनाब पहले वाली अच्छी थी, पहले वाली अच्छी थी। हर आदमी अपनी महंगाई का हिस्सा डाल के जाता है, चाहे वो पीटीआई हो या पीडीएम हो। वाहिद ये जो हुकूमत है जिसने तारीख बनाई है, जो कि कुछ अरसे के लिए आई थी, 64 रुपीस डॉलर को पीछे किया, ठीक है जनाब, माजरत के साथ 27 रुपए डॉलर को नीचे किया और 64 रुपीस का पेट्रोल नीचे किया। अब आप देखिए पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है तो हर आप ये केयर टेकर की बात कर रहे हैं मैं केयर टेकर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 64 रुपीस पेट्रोल की कीमत को कम किया। अच्छा, जब पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है, हर आदमी, बस ड्राइवर 5 रुपए किराया बढ़ा देते हैं, सब्जी वाला फिर 10 रुपए बढ़ा देते हैं। साहब क्या करें साहब, ये देखें ना पेट्रोल महंगा है, वहां से गाड़ी आती है, पानी का टैंकर, हर कोई। 64 रुपीस जो है कम हुआ, मगर 1 रुपया मजाल है कि किसी ने कम किया हो। 27 रुपए डॉलर कम हुए। रॉ मटेरियल बहुत महंगा है जनाब, हम क्या करें, कॉस्टिंग नहीं आती, प्रोडक्शन। 1 रुपया किसी भी इंडस्ट्री ने कम किया और फिर हम हुकूमत के ऊपर कहते हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत, लेकिन मैं आपकी सॉरी कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन मसला ये है ना कि अगर हुकूमत को इसलिए करते हैं कि हुकूमत ने चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा हुआ, हुकूमत क्यों नहीं इस बात को यकीनी बनाती कि जी आप अगर पेट्रोल कम हुआ है तो हर हालत में किराए कम होने हैं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। हुकूमत इस बात को क्यों नहीं यकीनी बनाती कि जो सब्जी वाली को, जो सब्जी वाला है उसको रेट कम करने होंगे, क्योंकि वो हर बंदा जो है वो अपनी कॉस्ट में मोबिलिटी शामिल कर देता है, मोबिलिटी बिल जी जो पेट्रोल का बिल है वो शामिल कर देता है। लेकिन एक कॉस्ट भी होती है ना सर, जैसे अगर आप फर्ज करें कि मंडी से आपको 5 रुपए की धनिया मिला है या 3 रुपए का धनिया मिला है, तो आप उसको, आपने उसमें मोबिलिटी कॉस्ट जो आपकी आती है, आप तो बल्क में लेके आ रहे हैं, 2 रुपए या 3 रुपए आ रही होगी या 5 रुपए भी आ रही हो, तो आपने उसके ऊपर 5 रुपए कमा लिया, आपको 10 रुपए में बेचना ही बेचना है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। आप धनिया को 20 रुपए का नहीं बेच सकते, किसी चीज की कॉस्ट भी तो होती है ना। अब एक दूध है, अगर दूध पीने वाला, बच्चों के लिए दूध होता है, नॉर्मल दूध वाला दूध है, वो अगर वो आ रहा है, अगर अपने उसने कोई कॉस्ट लगा ली है तो उस कॉस्ट को पहले रखे ना, ये अपना मार्जिन तो अलग रखते हैं ना, तो इसके ऊपर क्यों नहीं काम होता? उसकी वजह है, देखिए ये आरजी हुकूमत तकरीबन 4 माह की आई, 4 माह सबसे ज्यादा ये हुकूमत अपना टाइम ले गई है केयर टेकर, इससे पहले इतनी बड़ी, मगर आप देखिए ना इसकी कारकर्दगी तो देखिए। अब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, ठीक है ना, डॉलर को कंट्रोल किया, कैसे किया, क्रैकडाउन्स किया। देखें क्रैकडाउन्स जो होते हैं ना वो एक दिन में नहीं होते। सर ये क्रैकडाउन भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये तो हमारे पीछे से हमारी आर्मी ने इसको सपोर्ट किया और उन्होंने बढ़ के क्रैकडाउन किया। हर काम में हमें उन्हीं की जरूरत है। देखिए आज जो SIFC का जो कयाम हुआ है उसके अंदर आर्मी, उसके अंदर गवर्नमेंट, उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब मिल के कर रहे हैं। जब भी हम बाज वक्त मेरे जात से पूछते हैं, मैं तो कहता हूं इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि भाई हमारा मसला तो आज तक यही कहते हैं, पिछली हुकूमत महंगी थी इसलिए हमने महंगा कर दिया, नई हुकूमत आती है फिर हमने महंगा कर दिया। ये वाहिद जिन 4 माह की हुकूमत थी जिनका काम भी नहीं था, उन्होंने इनिशिएट लिया, उन्होंने क्रैकडाउन किया। वरना यही इन्हीं लोगों के कह रहे थे कि जनाब मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया मुल्क। तो माजरत के साथ ये सब चीजें जब होती है तो क्या होता है, मुल्क में क्योस पैदा होता है। आज अगर हम बात कर रहे हैं 4 माह की हुकूमत की, मैं आज आपको बता दूं, इसी 4 माह की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम की। जनवरी सन 2023 में पेट्रोल था 331 रुपए 80 पैसा, आज पेट्रोल किधर पहुंच चुका है। तो देखिए ये सब चीजों को टाइम लगता है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने सारे, अब जब क्रैकडाउन करना शुरू किया, हो सकता है अगर इनको टाइम मिलता तो ये सारे क्रैकडाउन पे आते, ताजिरों के ऊपर आते, सब कुछ आते। मगर अचानक से आप देखें ना, दुनिया के अंदर सबसे जो मेन इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का और जो इकोनॉमी को मूव करता है, वो ये होता है कि जनाब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेट्रोल की कीमतें जितनी आपकी कम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर की, क्योंकि देखिए हमारे पास ज्यादातर इंपोर्ट होता था रॉ मटेरियल जिससे हम चीजें बनाते हैं, तो जब हमारा डॉलर बहुत ऊपर चला जाता है तो इंपोर्ट भी। सॉरी टू से नदीम मौलवी साहब, मुझे तो लगता है कि अवाम की या जो जितने बड़े बड़े थिंक टैंक या जितने
बड़े बड़े मोटे लोग यहाँ बैठे हैं ना, पैसों के लिहाज से उनकी ख्वाहिश और उनकी ईमा के ऊपर ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, चाहे वो डॉलर रेट हो, चाहे वो चीज़ें हो, ताकि उनकी तिजोरियाँ मोटी मोटी भर सके, चाहे वो डॉलर से भर सके, या वो ये सोचते हैं कि जी उन्होंने जो तादाद में डॉलर्स खरीदे हुए तो ताकि उनकी मार्केट में नहीं आ सके, उनके जो डॉलर की कीमत है वो ऊंची जा सके, रुपये की कदर नीचे हो सके। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आप उनमें सियासतदानों का नाम लें, चाहे आप उनके बिजनेसमैन का नाम लें, जो मुल्क को इस तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये सवाल फारूक राडी आपसे भी करना चाहूँगी। फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि नदीम साहब ने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसने बड़े अच्छे काम किए और बेहतर काम, तो आपको लगता है इसी केयरटेकर गवर्नमेंट को रहना चाहिए, या आपको ये लगता है कि ये जो इलेक्शन है ये होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अब फिर इबाम आ गया? मैं बड़े अदब के साथ नदीम मौलवी का ये जो स्टेटमेंट है करंट गवर्नमेंट के लिए, उससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, इस केयर टेकर गवर्नमेंट, पहली बात तो ये कि हमारे कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन करके चला जाना। ना कोई पॉलिसी मैटर इस तरह का कि ये फॉरेन अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी शुरू कर दें, जैसे कि इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के 2 स्टेट होने चाहिए कि इजराइल को, और ये क्या, मैं एज ए पाकिस्तानी इसकी शदीद मुखालफत करता हूँ कि इनका ये हक ही नहीं बनता। और बात दूसरी ये है कि कौन सी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, कौन से हमारे यहाँ रेमिटेंसेस बढ़े हैं, कौन से हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ा है जो इसका ये होगा। ये सिर्फ जाके अपने एक अमेरिकन एक्शन के अंदर लोगों को मरूब करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ये पाकिस्तान में बात कर रहे हो तो उर्दू में बात करो, अंग्रेजी हर कोई नहीं जानता है, और आपके अंग्रेजी बोलने से और ये एक एक्सेंट मारने से कोई आपकी कोई दानिश्वरी नहीं बढ़ जाती, समझिए ना। तो वो बात करो जो आम लोगों की समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं। कभी कभार ये भी तो होता है ना कि अगर कोई जैसे आपके घर में अनवांटेड मेहमान आ जाता है, लेकिन वो आपके घर के मसाइल ठीक कर रहा होता है, आपके घर के झगड़े सही कर रहा होता है, आपकी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, तो कहते हैं यार थोड़े दिन और रुक जाओ। सिंध की गवर्नमेंट की हद तक तो मैं मुतमईन हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट एक अच्छा काम करी, अच्छी वो है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक काकड़ साहब का ताल्लुक है या इनके वजीर दाखिला का, इनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर एनीवे, हम आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। देखें, मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि हमारी इकोनॉमिक विंडो बंद हो चुकी है, अब हमने सिर्फ कर्ज लेके कर्ज उतारना है, सिर्फ यही रह गया है। अब 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी बेस करती है। आपकी एक्सपोर्ट पे आप फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आपका जो टैक्सेशन निज़ाम है जो FBR के मातहत चल रहा है। क्योंकि FBR इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके बजट में 60% FBR कंट्रीब्यूट कर। अब खैर ये लोग FBR को भी ख़त्म करें, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू CBR होता था, फिर इसको रिवैम्प किया तो इन्होंने FBR बनाया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और अब ये ऐलान हुआ है कि ये FBR को ख़त्म करके और इसमें नई तजदीद ला के और इसको एक और इदारा बनाया जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बहरहाल ये ठीक है, इंतज़ामी तौर पे वो जो करे अल्लाह करे अच्छा हो। लेकिन बात ये है कि आपका FBR जो है उसको सबसे पहले आपको रिवैम्पिंग की जरूरत है, क्योंकि वही आपके नेशनल बजट में 60% कंट्रीब्यूट करता है और उसी इदारे में लीकेज ऑफ रेवेन्यू तकरीबन 60%। इसी के ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि जिस वक्त क़याम पाकिस्तान हुआ था और पाकिस्तान का क़याम हुआ था तो किन बेसिक्स पे थे हम, क्या हम मुल्क के और उन बेसिक्स पे आ गए कि हमें अपनी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना इंतहाई ज़रूरी है, क्या हम उसी जगह पे आ गए हैं, या हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ और हमारी ज़रूरतें तो बढ़ गई हैं लेकिन हमारा जो इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेसिक्स पे आ गए। नदीम मौलवी साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि कोई भी सरबराह हो, मुल्क का सरबराह को चुनाव जब हम चुनते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में उसका जीतना काफ़ी होती है, या उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग या उसका एक रिज्यूमे ज़रूर काउंट किया जाता है? जैसे कि हमने बहुत सारे बड़े ममालिक में देखा है कि अगर उनके सदर के ऊपर कोई एक नुक्ता भी आता है, उनके कैरेक्टर के ऊपर आता है, या फिर और बहुत सारी तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक में, तो उनको हटा दिया जाता है या वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाती हैं, लोग उन पर लान तान करते हैं, उससे उनकी एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है जो कि उनके कौम के लिए अच्छाई या बुराई का सबब बनते हैं। नदीम मौलवी साहब, देखिए, हुकूमत चलाने के लिए सबसे पहले तो लीडर ऐसा हो कि जिसकी मिसाल दी जाए, ठीक है, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसकी टीम अच्छी हो, जिसका विजन अच्छा हो। अच्छा, हमारे यहाँ जितने मशहूर और मारूफ जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं,
آج تک میں تاریخ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو صرف ایک شخص تھے جنہوں نے مہنگائی کم کی تھی, وہ تھے محبوب الحق صاحب. Then again I will talk about 60s. اس کے بعد جتنے بھی مشہور و معروف تھے, کسی نے کہا اکانومی ختم ہو گئی, کسی نے کہا ملک ختم ہو گیا, اور تنقید برائے تنقید جب ان کو لے کے آتے ہیں تو وہی اکانومسٹ کہتے نہیں ایسے ہونا چاہیے. یہ جو موجودہ حکومت جو ہم کہتے ہیں ٹیمپرری حکومت, $3 ارب کا ریزرو تھے پاکستان کے, اور کہا جا رہا تھا کہ جناب امپورٹ بھی بند ہو گیا ہے, پیسے نہیں ہیں, پاکستان ختم ہونے والا ہے. اور یہی 4 ماہ کی حکومت یا 5 ماہ کی حکومت یہ $3 ارب سے $12 ارب سے بھی زیادہ کی طرف لے کے چلے گئی. اسی حکومت نے پیٹرول کم کر دیا, اسی حکومت نے ڈالر کم کر دیا, اسی حکومت نے سمگلنگ جو افغانستان کے تھرو ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں, یہاں مارکیٹ سے نکلتا تھا اور افغانستان سمگل ہو کے چلے جاتا تھا, ہمارے پاس تو چیزیں نہیں ہوتی تھی, دکاندار اور مہنگا کر دیتا تھا. تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلنے لگی. اب جب بھی کوئی چیز چلنے لگتا ہے تو دشمن کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. دشمن کیا کرتا ہے, ہمیں آپس میں لڑواتا ہے. ہمیں کیسے لڑواتا ہے کہ ایک پارٹی کو بولتا ہے تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, دوسرے پارٹی کو بولتا ہے تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, عوام کو بولتا ہے آپس میں لڑتے رہو, اور جو آپ کے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر الزامات لگاتے جاؤ. اتنے امیچور لوگ ہیں کہ لوگوں کی, ابھی میں نے جب پروگرام شروع کیا تھا اس وقت ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے خبردار رہیے جو آپ کے بارے میں بری بات کرتے ہیں, یا آپ کو یا آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے برائی کرتے ہیں. تو یہ اتنے نابلد اور نابالغ لوگ ہیں, تو ان کو گورنمنٹ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے, اب ٹک ٹاک کے ذریعے کسی کے ذریعے جی جناب پاکستان کے ریزروز ختم ہو رہے ہیں. ارے کیسے ختم ہو رہے ہیں؟ $3 ارب سے $12 ارب ہو گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ جناب مہنگائی بہت ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی حکومت نے تو 64 روپیز پیٹرول کے کم کیا, بھائی تم نے $1 کم کیوں نہیں کیا؟ اچھا جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے بہت ظلم کر رہے ہیں. جب افغانستان کے جو ریفیوجیز جو اتنے سالوں سے ہمارے پاس ہیں, جب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بھائی وہ مہمان تھے, اب ان کو واپس جانا چاہیے. ہم نے اپنی جیب سے ان کو کھلایا پلایا, عزت دی. کس ملک نے ہماری مدد کی؟ ہم نے ان کی مدد کی. تو اب ہمارے ملک کے اندر مسئلے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے دیکھیں سیاستدان کی اگر ہم بات کریں, میں ڈیموکریسی کا ساتھ دیتا ہوں, مجھے ڈیموکریسی اچھی لگتی ہے, مگر آپ مجھے بتائیں کہ میں ووٹ کس کو دوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں, چلے آپ مجھے بتائیں کہ عوام ووٹ کس کو دے؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 70 سالوں میں بہت کم ایسے سیاستدان آئے جنہوں نے عوام کے مسئلے کیے. دیکھیں لارے اور باتیں, ہم 300 یونٹ کم کر دیں گے, ہم پانی سستا دے دیں گے, ہم سمندر کا پانی میٹھا کر دیں گے, یہ ساری باتیں سن کے, چاہے وہ پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو, ہم نے یہی باتیں سنی ہیں. ہم نے یہ واحد 4 ماہ کی حکومت, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس 4 ماہ میں لوگ 5 روپے پیٹرول کم نہیں کرتے تھے. مجھے ایک بات اور بتائیے مولوی صاحب کہ یہ جو عوامی نمائندگان ہوتے ہیں نا, بیسیکلی جب آپ وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اگر وزیروں کو کسی جگہ پہ متعین کر دیا جاتا ہے, ایک فلانے کا وزیر ہے, خوراک کا, ایک جھمکے کا, سارا, ان کے اوپر وہ کیوں نہیں وہ ایکشن لیتے جس چیز کا وہ حلف اٹھاتے ہیں؟ تو قوم کا دیے ہوئے ووٹ ہوتے ہیں نا جن سے وہ حلف اٹھاتے ہیں, تو پھر وہ ان کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اسمبلیوں میں؟ مجھے یہ بتائیں سن 2017 سے لے کے ابھی تک کون سے ایسے اسمبلی میں قانون پاس ہوئے ہیں جس سے مہنگائی کو کم کیا ہے؟ سر مجھے سب سے پہلے سوال یہ بتائیں, میں صرف لوگوں کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ میرے لوگ سننے والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے ان کو اس جگہ بٹھایا جاتا ہے نا, وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ ہم اعلیٰ حکام اور وفاق کی طرف بعد میں جائیں گے, لیکن جو اسمبلی کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن ہے نا, جس سے ووٹ دیا ہے, وہ کیوں, اگر کوئی وزارت خوراک کا کوئی وزیر ہے تو وہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتا کہ ہر گھر میں راشن ہو؟ آپ نے کسی ایک پارٹی کی بات سنی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کھمبے کو کھڑا کر دینا تو کھمبے کو ووٹ جیت جائے گا. تو بھائی جب آپ معذرت کے ساتھ آپ گدے گھوڑے کھمبے ان کو ووٹ دیں گے تو وہ جس پارٹی میں جو اسمبلی میں جائیں گے تو کیا وہ آپ کی بات کریں گے؟ وہ کہیں گے جی سناب, جی حضور. لیکن اس کے بعد کوئی ایسا ایک وہ پروٹوکول یا کوئی ہونا چاہیے نا کہ اگر کارکردگی نہیں دکھائی 3 مہینے اور 4 مہینے اور 6 مہینے اس کو وینش آف کریں. اسی لیے تو ووٹ کا استعمال کریں. ہم ووٹ کا استعمال کرتے نہیں ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی, اب جب ووٹ ہوگا وہ اسی تو برادری والے نو ووٹ دیں گے. سر آپ کا کیا خیال ہے آزاد امیدواروں کو دے دیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آزاد امیدواروں کو دے دیا جائے تاکہ وہ کچھ کرے؟ کیونکہ یہاں تو نمبر گیم چلتا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں آزاد امیدوار نہیں, بہت سی پارٹیوں میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے.
بہت سی پارٹیوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ اگر آپ بات کرتے ہیں ہر پارٹی میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، مگر یہ نہیں کہ ساری پارٹی بہت اچھی ہے. جہاں امیدوار اچھا ہو اس کو دیجئے، تاکہ اگر مکسڈ حکومت بھی آتی ہے نا تو پھر کارکردگی ہوگی. مگر یہاں پہ کیا کھمبے کو ووٹ دے دیا جناب، اس کو دے دیا اس کو دے دیا، پھر لیڈر کی خوشامدی کرنے لگے، اور لیڈر اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. لیکن سر میں ایک بات جانتی ہوں کہ سارے ہی لوگ اتنے بے ضمیرے ہو گئے، کیا انسان میں ضمیر رہا ہی نہیں ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں. جی بالکل. دیکھیں اب بات جو کھمبے کو ووٹ دینے کی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ خان صاحب کی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو چاروں صوبوں میں اس وقت اوور میجورٹی جو ہے وہ انہی کی ہے، اس لیے کہ آپ ان کی حکومت کی کارکردگی دیکھیں 2018 سے 21 تک 22 تک، تو کووڈ کے باوجود، کووڈ نے ساری دنیا کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی تھی، اور پاکستان نامصائب حالات کے باوجود 6.48 جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ ترقی کر رہا تھا. اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تھا کرنے کے لیے سر، اور ہمارے پاکستانیوں کی جان پہ کھیلا گیا تھا. ان کو کہا تھا جی بالکل کریک ڈاؤن، جائیں جہاں مرضی آپ جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ تھی، آپ کی ایکسپورٹ ریکارڈ تھی، آپ کے لوکل ٹیکس کلیکشن جو ایف بی آر کا، تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار اپنے ٹارگیٹ کو عبور کرتے ہوئے 240 ارب مزید آپ نے حاصل کی ہے. تو یہ کارکردگی آپ دیکھیں کہ انصاف وہ کون سا احساس پروگرام کے تحت 14,000 یا 12,000 جو بھی دیے گئے، ایک میرٹ کے حساب سے دیے گئے، ارریسپیکٹو کیے. انہوں نے جو ایک پروگرام بنایا تھا اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے کیا، اس کے اندر جو بھی فال کرتا تھا اس کو آٹومیٹک ملے. یہ نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سندھ گورنمنٹ کے 14 سے 20 گریڈ کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے اور غریب بیچارہ بیٹھا ہوا. تو یہ نہیں تھا کم از کم. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 10 لاکھ روپے کا انشورنس، ہیلتھ انشورنس آپ کو دیا گا، وہ ختم کروا دیا گیا. مقصد یہ ہے. اور جب حکومت ان کو ہٹایا گیا، منی لانڈ یا جو ریجیم چینج ہوئی جس میں جنرل باجوہ کا ایک بہت بڑا رول تھا، جس میں ہارس ٹریڈنگ ہم نے سندھ ہاؤس میں دیکھی. خیر اینیوے وہ تمام چیزوں کے باوجود جب وہ حکومت گئی تو 18 ارب ڈالر، یہ اسٹیٹ بینک کا فگر کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی تو 21-22 ارب ڈالر کہتی، لیکن اسٹیٹ بینک تقریباً کچھ کم تھے، لیکن 18 بلین ڈالر وہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی. آج جو یہ کہہ رہے ہیں 12 تو 12 نہیں، 4 دن پہلے کی جو رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں جو ریزرو بتائے گئے ہیں 8.2 بلین ڈالر. ٹھیک ہے نا، 8.2 بلین ڈالر، اور یہ کہاں چھوڑا؟ 8.2 بلین ڈالر کے ریزرو 4 دن پہلے کا یہ اسٹیٹ بینک کا یہ فگر ہے. اور فورن بینکس کے کتنے ہیں؟ یہ سارے بینکنگ میں فورن بینکس کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہوا تو میں کل سے تجزیہ نہیں کروں گا. میں آج آپ کو بتا دوں فورن بینکس کا الگ ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کے ریزرو الگ ہوتے ہیں. ساری قوم سن رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہوتی ہے پرابلمز کی. یہ فگر ایشو کرتا ہے، چاہے وہ کمرشل بینکس کو سب ملا کے وہ آپ کا سب ملا کے 8 ارب ڈالر ہے. تو یہ سن لیں اور آپ سب انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو چیک کر لیں. آپ گوگل پہ بھی چیک کر لیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، تو یہ ریزروز تو پھر بھی کچھ بڑے ہی ہے نا، جو عام آدمی دیکھ رہا ہے نا، اس کو یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ جی تباہ ہو گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں بات کیا، پہلے کیا ہوتا تھا، یہ جن کی بات کر رہے ہیں، مشرف کے دور میں صرف آپ کا قرضہ 34 ارب 39 بلین ڈالر تھا. 5 بلین ڈالر انہوں نے ادا کیا آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل کے. 2008 میں جب حکومت دی تو پاکستان کا کل قرضہ 34 ارب ڈالر تھا. 34 ارب سے 94 بلین ڈالر چلا گیا. جب عمران خان کی حکومت آئی، سب سے پہلے آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی کہ 9.2 بلین ڈالر فوری طور پر ورنہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس نے لا کے دیے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بغض عمران کے اندر چلا رہی ہے. مت چھوڑو، آپ یہ دیکھو کہ پاکستان. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے. جی عمران خان سے پیار کرنے والے بہت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب دلوں میں پیار کرنے سے ہوگا کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کا جواب دے رہا ہوں.
जिस शख्स, उसको क्यों लोग पसंद करते हैं? जिस शख्स ने अपनी सारी हाई प्रोफाइल इनकम, जो दुनिया का मेगा तरीन प्लेयर था, उसने हर चीज चैरिटी कर दी, सारे प्लॉट चैरिटी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उसकी वसीयत ये कि मेरे मरने के बाद मेरा बैंक बैलेंस, मेरे दोनों मकानात, ये भी शौकत खानम को चले जाए। आप उस बंदे को जिसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई पूंजी चैरिटी में दे दी हो, आप उस पे करप्शन का, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ढूंढ के थक गई कि भाई कोई करप्शन निकले। कभी गोगी को ले आते, कभी बोगी को ले आते, कभी, लेकिन कहीं से को अब तोशा खाना पे उसको एक घड़ी के ऊपर कर रहे हैं। ये जिन्होंने गालियां नाजायज तौर पे लिए, कितना कितना उन पे क्यों हाथ नहीं बिल्कुल डालते? आपने सही किया। सर मैं आपसे मुझे एक सवाल ये पूछना है, आपके क्या इख्तिलाफात है? मैं इसलिए नहीं कह रही कि नहीं, मैं देखिए, अवाम में इख्तिलाफात सिर्फ नहीं है, मैं सवाल- facts and सर, मेरा figure पे बात करूंगा। सवाल जी। सुनिएगा। हम बात करते हैं ना, यहाँ नंबर गेम चल रहा जी, होता है, जी, कभी जी, एक जी। पार्टी आ गई, दूसरी आ जी, गई, सब बिल्कुल। अपने मफादात के लिए मैंने काम खा करते हैं। लिया, लेकिन तुमने खा एक लिया। इंसान है जिसके ऊपर लोगों का दिल धड़कता है, तो वो जो इख्तिलाफात, चाहे तज्जियाकार हो, चाहे सियासी पार्टी है, उनके इख्तिलाफात आखिर उस आदमी से हैं क्या? देखिए, इख्तिलाफात ये लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक सिंपल से बताऊंगा। जेडीसी वालों ने एक लेबॉर्ट्री बनाई जिसके अंदर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल का, वो 300 रुपए के और 400 रुपए के करीब। वही टेस्ट आज आप लोग सब जाइए और शौकत खानोम के जो लेबॉर्ट्री है उससे पूछिए, तो वो आपको हजारों रुपए में लेकिन सर मिलेगी। फ्री में भी तो इतना काम हो रहा है देखिए, उनके यहाँ। बात वही है। तो फ्री में तो बहुत सी जगहों पे 10% आप फ्री करते हैं और 100 रुपया ले लेते हैं। एनजीओज जो नकली एनजीओज क्या होते हैं कि 100 रुपया लेते हैं, 10 रुपए का दिखाते हैं सर फ्री, लेकिन 90। करप्शन तो फिर भी नहीं कर रहा ना। मतलब मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि आप वो छोड़ दें, उसका क्या बिजनेस है? अच्छा ठीक है, अभी वो हम तो छोड़ दीजिए ना, अच्छा, छोड़ ये दें। तो हमने ये एक बात छोटी नहीं सी कर रहे हैं। हम एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ सदर, हम उसकी एज अ बात कर रहे हैं, प्राइम as a मिनिस्टर शुड बी सरबराह अ की बात। रोल मॉडल। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जेडीसी कहता ना कि जनाब हमने 300 रुपए का कर रहे हैं और सिर्फ शौकत अच्छा खानों चले, में और मुझे बताएं, 300, आप जेडीसी तो वाले मुझे- को प्राइम मिनिस्टर बना दे, और ड्यू देखिए, उसको बना दे। चले, अगर वो कर रहे हैं ना काम, अगर मैं ये कहती हूँ कि आप उसे उठाइए और उसको मसनद पे बिठा दीजिए। आपको लगता है मुल्क ठीक हो जाए? मैं ये कहता हूं कि टीम होती है, एक जेडीसी नहीं चाहिए हमें पार्लियामेंट में। हमारे को पूरे पार्लियामेंट चलाने के लिए हम सब, ओ बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं कि सर मैं 110 आपकी बात का से अग्री करती हूँ। मैं कहती हूँ जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस तरह के जेडीसी 2-4 और भी होंगे ना जो हमारे, बहुत से हैं हमारे लेकिन फिर पास। आप ये तय करें ना किसी तरह से कि ये नंबर गेम वाली पार्टियों को हटाएं, और फिर इनमें से कोई, मैं कहती हूँ बड़ा एनर्जेटिक है वो हमारे जेडीसी वाले बहुत से भाई, बहुत ऐसे हैं। मैं इसका एनर्जेटिक है। जवाब आप दूं? बिल्कुल जी अच्छा, बिल्कुल देखें, शौकत खानम की जहाँ तक बात है, जी। तो वहाँ की जो अगर इनकम होती भी तो वो किस पे खर्च होती? उन गरीबों के इलाज हाँ, मैं होती। बिल्कुल। तकरीबन 85% मरीज गरीब लोगों का वहाँ इलाज होता है। और कैंसर का इलाज कितना महंगा है। मैं खुद एक कैंसर का पेशेंट हूँ। एक कीमोथेरेपी आपकी जो है 2.5 लाख की, 3 लाख की इतनी होती है। 6 साइकिल्स होते हैं। वहाँ पे एक मरीज पे 52 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए भी खर्च होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये देखें कि वो जो खिदमत कर रहा है वो कोई मामूली, उसकी जेब में तो कुछ नहीं जा रहा बिल्कुल ना। सर। लेकिन अभी बात हम सरबराह के हवाले से, महंगाई के हवाले से करें, हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया। मैं चाहूंगी लास्ट देखो, महंगाई के छोटी लिए- बातें, मैं मैं महंगाई के- छोटी बातें हाँ, कर आपकी दूं तरफ। माजरत के साथ। हमारा मसला ये होता है कि हम किसी को हीरो बनाते हैं, जब उसकी तहकीकात इदारे करते हैं तो वो इदारे बुरे हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि महंगाई को अगर हम देखते हैं तो वो 110 रुपए से 180 पे जब जा रहा था, और हफीज शेख साहब कह रहे थे कि 15 रुपए का टमाटर है, 400 रुपए का टमाटर हो जाता है, फिर हम उसको हीरो बना दिए जाते हैं। कम और भी वो होती है, हीरे जो, बिल्कुल मैं यही बात वो कर- हीरो हमारे को जहनों में डालते हैं। जब वो घड़ी चोरी करता है और एक आदमी मोबाइल चोरी करता है तो फिर चोर चोर होता है। ये हम नहीं कह सकते कि जनाब उस डाकू ने चोरी किया, मेरे भाई सर को यहाँ छोड़ तो दें। सर आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत माजरत- माजरत के साथ, आप जिसको उठाएंगे ना जो नंबर गेम वाले हैं, वो सारे कोई ना आप- कोई चीज आप निकलेगी, देखें। लेकिन उसमें क्वालिटी देखनी चाहिए कि कौन इस काबिल है दुनिया भर से बात करने का, उसको सामने लाने का, प्रेजेंटेबल, अपने मुल्क को तरक्की देने का, अपनी कौम के लिए कुछ करने वाला जज्बा, और उस जज्बे के तहत उसको लेके चलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। लेकिन नाज़रीन, बात सारी वही आ जाती है, हम जो करते हैं कि अपनी कौम के लिए एक मेहरबान शख्स और कौम के लिए काबिल शख्स का होना बहुत जरूरी है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।